नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार शिवर है। यूपीपीसीएस 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने प्रदेश में चतुर्थ स्थान हासिल किया है। और इस वीडियो में मैं जो भी मेरे पढ़ने से संबंधित जो भी स्ट्रेटजी थी या जो मेरी एक रणनीति थी, मैं उस पर चर्चा करूंगा और आशा करूंगा कि आप सब लोग जो भी सिविल एस्पायरेंट इस वीडियो को देखेंगे तो जो भी अच्छा होगा वो ज़रूर अपनी स्ट्रेटजी में सम्मिलित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, चूँकि 3 चरणों में परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सर्वप्रथम मैं प्रीलिम्स के लिए बात करूंगा। तो जब मैंने अध्ययन की शुरुआत की और जब एग्ज़ाम से रिलेटेड जब मैं इस फील्ड में आया तो सर्वप्रथम मैंने एनसीईआरटी, जो कि चूँकि मैं हिंदी माध्यम हूँ तो मैंने सारे विषयों की जो एनसीईआरटीज़ बुक्स थी वो मैंने ख़रीद ली। और जैसे कि इतिहास है, भूगोल है और अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है। तो पहले एनसीईआरटी से मैंने एक ज्ञान जो मेरा एक बिखरा हुआ था उसको एक व्यवस्थित किया पहले। और उसके बाद फिर मैंने, चूँकि मैं जॉब करता था और मैं पिछले 10 वर्ष से लगभग जॉब कर रहा हूँ। पहले मैं भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलेहा डिस्ट्रिक्ट पन्ना में पोस्टेड रहा हूँ लगभग 3 वर्ष। और फिर उसके बाद मैं अभी जो है कार्यालय महालेखाकार लेखा परिषद होती है भोपाल मध्य प्रदेश में, मैं एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरे पास एक समय का एक अभाव था, एक यूँ कहें कि जागृत अवस्था का एक काफ़ी बड़ा एक जो बड़ा समय है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का, वो मैं अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों के साथ व्यतीत करता था। और उसके बाद जो एक समय है उसमें मैनेजमेंट मुझे करना था। तो मैंने स्ट्रेटजी ये रखी कि कम से कम पढ़ा जाए, बेहतर पढ़ा जाए और उसको बार बार पढ़ा जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कि हमने कई परीक्षार्थियों को देखा है कि बहुत सारा मटेरियल मार्केट से उठा लाते हैं घर में और एक ही पता चला एक ही विषय की बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव था या मेरी यूँ कहें वो एक मजबूरी थी। और दूसरा, मैंने उसी मजबूरी में एक अपना अवसर ये खोजा कि मैं कम से कम पढ़ूंगा, बेहतर पढ़ूंगा और जो भी बुक पढ़ूंगा उसको बार बार पढ़ूंगा। तो सर्वप्रथम मैं जीएस की बात करूं तो एनसीईआरटी से शुरुआत करते हुए कुछ बुक्स मैं बता रहा हूं जो कि मैंने पढ़ी हैं। सबसे पहले इतिहास में एसके पांडे, जो कि हिंदी माध्यम के लिए अच्छी बुक्स हैं और मैंने उनको पढ़ा है। और भूगोल के लिए एक बुक है महेश बर्णवाल। तो और पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत राइटर हैं, उनकी बुक है। और इसके बाद जैसे पर्यावरण है तो इसके लिए इराक भरूचा एक राइटर हैं, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की बुक है। इसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था है तो उसमें मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी है। तो ये जो इक्का दुक्का जो बुक्स है ना, ये केवल मैंने ये समझा कि एक जो सिविल से जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, सिविल परीक्षा में जो भी प्रश्न रखे जाते हैं, केवल उनका एक जो ज्ञान या उनसे संबंधित जो भी एक नॉलेज हो उसको एक बांध दिया जाए। तो एक कंपाइल करने के लिए मैंने इन बुक्स को पढ़ा है और बहुत कम मैंने बुक्स पढ़ी हैं, केवल और केवल उन बुक्स को बार बार पढ़ा है। और जहाँ कहीं मुझे प्रॉब्लम जाती थी तो मैंने वहाँ लिख लिख के उनका जो है अध्ययन किया है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ओनली आईएएस करके एक साइट्स है और एक चैनल है, मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा था। और उससे मुझे जहाँ तक है उनके जो पढ़ाते हैं सुमित रिवाड़ी जी, बहुत बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है आप यूपीएससी पढ़ें या यूपीपीसीएस पढ़ें या फिर अदर स्टेट की जो पीएससी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर करें, तो निश्चित रूप से ये करंट अफेयर्स के लिए ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही डीपली वो पढ़ाते हैं। और द हिंदू जो न्यूज़पेपर है ना, उसका एडिटोरियल वो डिस्कस करते हैं, प्लस जो प्रीलिम्स बूस्टर करके आता है उसको भी बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। तो करंट अफेयर्स मैंने वहाँ से पढ़ा है। और जो जिस तरीके से खासकर जब प्री हमारा एग्ज़ाम हुआ करता था तो उसके लगभग 1 महीने पहले से, मैं इसके पहले तो मैं विभिन्न चीज़ें पढ़ता रहता था, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से मैं फोकस करता था कि जो भी सेट पेपर हैं वो सेट पेपर लगाए जाएँ, मतलब जो मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व किए जाएँ। और मैं कभी कभी तो कोशिश करता था कि एक दिन में 2 भी मॉक टेस्ट दे दूँ, चूँकि मैं मार्केट से ले आता था और जो भी था घर में ही सॉल्व कर लिया करता था। कभी मेरे ग्रुप में मेरे साथी लोग हुआ करते थे तो उनके पास मैंने सॉल्व किया कई बार, और कभी मैं स्वयं से ही सॉल्व करता था। तो उसमें एक आइडिया ये लगता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मेरा कौन सा एक जो पोर्शन है वो वीक रह गया है। तो मैं एस्पायरेंट से यही कहूँगा कि कम से कम 1.5 से 2 महीने या 1 से 1.5 महीने पहले आप जो है सेट पेपर अवश्य लगाएं। सेट पेपर क्या होगा कि जहाँ जहाँ जो पोर्शन पे हमारी नज़र नहीं पड़ पा रही है तो उससे एक आइडिया ये लगता है कि मैं इस पोर्शन में कमज़ोर हूँ और मुझे जो है जो भी एक सरसरी नज़र से इस पोर्शन को देख लेना चाहिए।
और इसके बाद करंट अफेयर्स विशेषकर यूपीपीसीएस के लिए, जैसे एक ई दृष्टि नवत्र करके एक बुक आती है जो कि हमें लगता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले आ जाती है। उसमें केवल ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से सॉल्व कर लेता था। कई बार जो जैसे घटना चक्र की करंट अफेयर्स आती है जो भी वार्षिकांक हुआ करती थी, और उसको मैं देख लिया करता था हल्का सा, और उसके बाद जो एक उनके ऑब्जेक्टिव आते थे उनको देख लिया करता था। तो जैसे यूपी का एक पैटर्न है कि आपका करंट अफेयर्स भी आना है और सेंसस यानी कि जनगणना, तो उसको भी छोटी मोटी से परीक्षावाणी की कोई किताब हुई तो उससे थोड़ा देख लिया। तो जनगणना को मैं केवल परीक्षावाणी से तैयार करता था। करंट का मैं न्यूज़ चैनल, जैसा कि मैंने बताया ओनली आईएएस जो न्यूज़ चैनल था, एक तरीके से वो चैनल है उनका, यूट्यूब चैनल है, उससे मैं पढ़ता था। और जो भी ऑब्जेक्ट है मैं कोशिश ये करता था कि लगभग 1 से 1,500 क्वेश्चन जो भी करंट के हों वो मैं लास्ट के 1-1.5 महीने में सॉल्व कर लूँ, 1 से 2 बार पढ़ लूँ ना ठीक से। क्योंकि मोस्टली मैं ये देखता था कि जो ऑब्जेक्टिव आते थे 1 से 1,500 क्वेश्चन, 2,000 क्वेश्चन लगभग रहते थे, तो उनमें से लगभग काफ़ी हद तक करंट मुझे मिल जाता था, और साल भर तो मैं करंट तैयार करता ही था। तो ये तो बात हुई करंट की। अब मैं बात करना चाहूँगा जीएस की। तो जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स में देखा कि जो घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन आता है वो काफ़ी हद तक एक जो कंपाइल, जो हमारा नॉलेज है उसका एक कंपाइल करने में काफ़ी एक कारगर भूमिका अपना निभाता है। तो एनसीईआरटी के बाद सीधा मैं घटना चक्र पर आता था, और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो था वो मैंने बुक्स आपको पहले बताई दी हैं। जैसे हिस्ट्री में एसके पांडे, ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, और इकोलॉजी में ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की राग भरूचा, और इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह। तो ये सारी बुक्स जो थी वो मेरे मेंस के लिए। और मेंस के लिए मैंने क्या देखा कि जो सिलेबस मेरा था, तो इसको मैंने जो भी यूट्यूब चैनल, जैसे तमाम यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं, सपोज़ करिए मुझे साइक्लोन समझना है, तो साइक्लोन का मैंने जैसे यूट्यूब पे डाला, बहुत सारे हमें वीडियो निकल के आ गए, तो उनको मैंने ठीक से पढ़ा। और मैं यूँ कहूँ कि मोस्टली जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी उस पर मैं यूट्यूब का सहारा लिया करता था। तो मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी का भी मैंने एक पर्याप्त सहारा लिया है, और ख़ासकर ऐसे एक्सपायरेंट, ऐसे परीक्षार्थी जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं ले सकते, वहाँ नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, जैसे कि जो कुछ मेरे जैसे हैं जो कि जॉब करते हैं, एक पूरा दिन जो है उन्हें अपने ऑफिस में देना है, एक ईमानदारी से लगन से अपना काम करना है। और कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं जो गांव देहात में रहते हैं, या उनके पास आर्थिक अक्षमता है, एक अभाव है, आर्थिक अभाव है, या वो और भी विशेष कारण हो सकते हैं, उन कारण जो दिल्ली, प्रयागराज या फिर जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं वहाँ जाके कोचिंग नहीं ले सकते। तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आज वर्तमान में हर हाथ में एक फ़ोन लगभग पहुँच चुका है, और डेटा है, डेटा भी पर्याप्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप जो भी ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहे हैं, और बुक्स से आप सहारा ले रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब के सहारे उनको देखें और पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर लें। तो मैं कहूँ कि जो एक टॉपिक्स थे जहाँ जहाँ मुझे समझ में नहीं आता था, तो वो मैंने इससे लगभग तैयार किए, यूट्यूब से तैयार किए, और उनसे मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था। मोस्टली क्या था कि जैसे कोई भी चैप्टर हो तो एक पहले तो मैंने नोट्स बनाए, और मैंने लगभग, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एग्ज़ाम से, मेंस एग्ज़ाम से लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने छोटे छोटे साइनॉप्सिस बनाना शुरू कर दिए थे। मतलब जैसे सपोज़ करें आईओटी पे कुछ लिखने को आया, तो आईओटी पे छोटा छोटा ऐसे रोबोटिक सर्जरी है, टेलीपैथी है, या फिर और भी चीज़ें हैं, तो उनके छोटे छोटे पॉइंट मैंने मतलब मोस्टली था कि 4-5 पॉइंट 1 से 2 लाइन में आ जाए, वो पॉइंट मैंने साइनॉप्सिस बनाना शुरू किया, और मैं उसको एक तरीके से बार बार दोहराता था, तो मुझे एक तरीके से मेरे जहन में फीड हो गए। तो जब मैं वो आंसर जब मैं लिखने जाऊंगा, चूंकि मेंस परीक्षा पूरी एक लिखित परीक्षा होती है, तो मोस्टली मुझे वो पॉइंट याद रहते थे जो पॉइंट मैंने साइनॉप्सिस पे याद किए हैं। बाकी उसमें जो एक डिस्क्रिप्शन था वो तो इतना दिमाग में रहता ही था कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शब्द का एक समायोजन कैसे करना है, उनका सामंजस्य कैसे बैठाना है, ये चीज़ लगभग मुझे लिखते लिखते लगभग आ गई थी। तो जो मेंस था वो मेंस की स्ट्रेटजी कुछ ऐसे थी। और मेंस में मैं परीक्षार्थियों के लिए एक बात और विशेषकर बोलना चाहूँगा कि जो मेंस के परीक्षार्थी हैं वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि आप मेंस के समय पढ़ाई कम कीजिए, लिखिए ज़्यादा। वो इसीलिए क्योंकि एक कॉमन सी बात है कि यदि युद्ध मैदान में हम जाते हैं, यदि वहाँ बंदूक से लड़ाई लड़ी जा रही है और हम घर पे तलवार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता, ये आप खुद समझते होंगे, ये तर्कसंगत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आप मेंस लिखने जा रहे हों
और आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक अनजस्टिफाई, मतलब ये उचित नहीं है, आप उचित नहीं कर रहे हैं। तो मतलब साफ है, यदि आपका वहाँ पे मेंस में जो आपका हथियार है वो कलम है, तो उस कलम के साथ ही आप अपने स्टडी रूम में अभ्यास कीजिए। मतलब साफ है कि आप अपना अधिकांश समय लिखने पर फोकस कीजिए। मैं मानता हूँ कि लिखने में बहुत बहुत ज़्यादा एक क्या कहें आलस आता है, एक बोरियत महसूस होती है, लेकिन हमें ये काम करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम लिखने पर अभ्यास नहीं करेंगे तो मात्र पढ़ने भर से हम एक लिखने में जो क्वालिटी है या एक लिखने में गुणवत्ता है उसको मैनेज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मुझे लगता है कि हर एक वो एक्सपायरेंट जो दिल्ली जाता है, प्रयागराज जाता है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स लेता है, वो भी इस बात को अच्छे से जानता होगा कि बिना लिखे मेंस अच्छे से निकाल पाना संभव नहीं है। और मैं बहुत ही ईमानदारी से आपसे बताऊं कि मैंने लगभग एग्ज़ाम से 5 से 6 महीने पहले से लगभग जो लिखना शुरू किया, तो मैंने शुरुआत में तो 1-2 घंटे लिखा करता था, फिर धीरे धीरे बढ़ाया 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे। और इवन यकीन कीजिए कि जब मैं मेंस मेरा 1.5 से 2 महीने बचा हुआ था, तो मेरा ऑप्शनल जो कि संस्कृत था उसको लेकर, और जीएस के चारों पेपर, और इवन यहाँ तक कि निबंध, इन सब को लेके मैंने 5 से 6 घंटे तक लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक दिन में इतना लिखना, फिर उसका एनालिसिस करना। और मैं उसको लिख करके मैं लगभग जो मेरे साथी थे, मैं सबसे पहले जीएस के बारे में बताऊँगा। मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप है और वह ग्रुप आज मुझे बहुत गर्व है, मैं बड़े गर्व से इस बात को कह पा रहा हूँ कि मेरे उस ग्रुप के लगभग सभी साथी एक पीसीएस ऑफिसर हो चुके हैं। जैसे आलोक कुमार पंकज जो कि सीटीओ हैं, वाराणसी से रहने वाले हैं, श्री मनोज कुमार जो कि संत कबीर नगर से हैं, अभी जो वर्तमान में डीपीआरओ हैं, और डॉक्टर विश्वपाल सिंह जो वाराणसी से हैं, ट्रेजी ऑफिसर हैं, श्री योगेश कुमार गौर जो कि गोरखपुर से हैं, अभी एसडीएम हैं, और पंकज पांडे देवरिया से, श्री लोकेश कुमार जो कि वाराणसी से थे, और भी मेरे कई साथी हैं। मेरे लगभग 7-8 दोस्त अच्छे हैं जिनका, जैसे रामकिशन भारद्वाज जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं, और 2017 पीसीएस 2017 में उनका नायब तहसीलदार के पद पर भी चयन हुआ था। तो मेरे जो साथी थे, मैं अपने ग्रुप में जो भी लिखता था उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया करता था, और मेरे साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जहाँ जहाँ मेरी कमी होती थी उसको वो लोग इंडिकेट कर दिया करते थे कि यहाँ जो है सुधार किया जाए, यहाँ ज़्यादा ना लिखी जाए, यहाँ एक्सेस मत करो, यहाँ सुधार कर सकते हो आप, यहाँ शब्दों का चयन थोड़ा ठीक नहीं है। इस टाइप से वो लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड भी करते थे। तो मैं यूँ कहूँ कि जो मेरा जीएस था, यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4, इन सब के लिए मुझे जो है मेरे साथियों ने लिखने में बहुत मदद की है। और लिखने का जो काम था, मैंने आपको अभी बताया ही है कि मैंने लगभग 4 से 5 घंटे औसतन लिखा है। इसके बाद बात आती विषय की, संस्कृत विषय। तो आपके जहन में सबसे पहले जाती है कि बहुत एक अलग विषय है, निश्चित रूप से बहुत अलग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा नॉन संस्कृत बैकग्राउंड था, मतलब मैंने केवल 10वीं तक संस्कृत को पढ़ा था। और यूँ कहें कि 10वीं तक जो एक संस्कृत का एक दायरा है वो बहुत अल्प होता है, अपेक्षा जब एक सिविल की आप तैयारी कर रहे हों, सिविल एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, उसमें जो विषय का दायरा होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। तो इस रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा मेरी जो एक मार्गदर्शन है या मुझे जो एक गाइड किया है, श्री कैलाश बिहारी सर जो कि पाणिनि इंस्टीट्यूट से हैं। जब मेरी 2017 में पहले उनसे मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेहनत कर सकते हैं और आपके अंदर लगन हो, मैं ये संभव कर सकूंगा कि आप जो है संस्कृत से सिविल लिखें और पास भी करें, सिविल का एग्ज़ाम लिखें और पास भी करें। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं सर मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत में कोई कोताही नहीं करूँगा। और यकीन मानिए, पठती पठता पठन्ति जो कि बिल्कुल शुरुआत होती है, वहाँ से सर ने शुरुआत की। और शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, संधि, समास, कारक बहुत धीमे धीमे से सर ने हमें पढ़ाना शुरू किया। तो यूँ कहें कि संस्कृत की जो मेरी एक जर्नी थी वो वर्ष 2017 में लगभग शुरू हुई। कभी मैं चला जाता था अवकाश लेके, कभी उनकी क्लास कुछ अटेंड कर लेता था, कभी चूँकि मैं जॉब करता था तो कई बार उनके नोट्स लेके घर चला आता था, है ना। यहाँ ऑफिस भी जाना, शाम को पढ़ना, या कुछ समझ में नहीं आया तो सर से फ़ोन से बात कर लिया करता था। इस टाइप से मेरी जो जर्नी थी वो चलती रही। और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि लगभग 3 से 4 महीने में सर ने मेरा एक पूरा संस्कृत का जो एक विषय था जो कि ऑप्शनल था, एक लगभग तैयार करवा दिया था, जिसमें 1.5 से 2 महीने में सर ने जो है व्याकरण का पोर्शन तैयार कराया, और लास्ट के 1.5 से 2 महीने में जो है लिटरेचर में जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम और नलचंपू, कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय, और शुकनासोपदेश, और नलचंपू, और कृतार्जुनीयम, मेघदूत और कठोपनिषद।
तो इस टाइप से जो भी एक साहित्य था वो लास्ट के 1.5 से 2 महीने में सर ने तैयार करा दिया। अब सर ने इतना बारीक तरीके से तैयार कराया, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो मुझे जहाँ तक याद है, जैसे कि जब समास का प्रयोग हो तो उसमें सु और एस का प्रयोग एक अनावश्यक है, समास में इसका प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कहाँ पे द्वंद्व समास है, कहाँ पे तत्पुरुष समास है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सर ने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही एक सरल और सहज स्वभाव से सर ने तैयार कराई। उदाहरण के लिए मैं कुछ वाक्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब मैंने वर्ष 2017 का मेंस लिखा तो मैं करीबन 10-12 दिन तैयारी करने जो है मेंस के लिए, लिखने के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, यहाँ अपने ऑफिस से अवकाश लेकर। तो जब मैं सर के पास गया तो चूंकि मैं 4 से 5 घंटे उस समय केवल संस्कृत लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम 10 से 15 दिन था, उसके बाद एग्ज़ाम था। तो मैंने सबसे ज़्यादा उस समय जो संस्कृत लिखा था 2017 का, जब मैंने मेंस दिया था। तो जब सर को लगा कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी लिख के ला रहा है तो क्यों ना इसको घर पे टाइम दिया जाए, तो सर ने मुझसे ऑफ़र किया कि एक काम करो, तुम बहुत ज़्यादा लिख के लाते हो, घर पे आ जाओ हमारे। तो जब मैं सर के घर जाता था तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे सर बहुत इत्मीनान से, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव सर मुझे पढ़ाते थे। तो जब मैंने 2017 का मेंस लिखा, हालांकि 2017 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं था, मैं 4 से 5 नंबर से लगभग रह गया था, लेकिन मुझे एक जो कॉन्फिडेंस आया, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे आगे वर्ष 2018 के विषय लेने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा ये था कि उसमें मुझे लगा कि नहीं, जो जो कमियां रह गई हैं, चूँकि मेरा पहला मेंस था, मैं बहुत शांतिपूर्वक अपनी कमियों को देख रहा था और उन पे सर को डिस्कस किया, सर को बताया और सर ने उन चीज़ों को समझा और उन पे जो भी सर एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकते थे सर ने किया। तो मैं यूँ कहूँ कि सर ने जो एक सपोर्ट है संस्कृत विषय के लिए, सर ने बहुत किया। तो मैं बहुत आभारी हूँ पाणिनि इंस्टीट्यूट से जो श्री कैलाश बिहारी सर हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और दूसरा जो एक मेरा जो मार्गदर्शन किया है, विशेषकर वर्ष 2018 का जब मैंने मेंस लिखा था यूपीपीसीएस 2018 का, तो मेरे मित्र हैं वाराणसी से श्री लोकेश कुमार। तो जो उनके पिताजी श्री शिव शंकर यादव जी, जो कि रिटायर्ड लेक्चरर रहे हैं संस्कृत से, तो उन्होंने, जब मैं अपने मित्र से मिलने गया, वो मेरे मित्र हैं, तो मैं मिलने गया तो उन्होंने बताया कि पिताजी पढ़ा देते हैं और काफ़ी अच्छा, आप देख लो जो जो जहाँ जहाँ दिक्कत हो। मैंने अंकल जी से मुलाकात किया तो अंकल जी ने बहुत बारीक चीज़ें मुझे बताई। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मैंने 5 दिन 15 दिन ही वाराणसी में गुजारे थे। उतने ही समय में अंकल जी ने मेरी लिखने की शैली देखी, उसको चेक किया, देखा, समझा, बताया कि बेटा यहाँ आप गलती कर रहे हो, यहाँ आप और अच्छा कर सकते हो, यहाँ ये मत करो, यहाँ ऐसा मत लिखो, यहाँ वैसा मत लिखो। जो जो एक डूज एंड डोंट्स थे, जो भी थे, वो सर ने एक अंकल जी ने जो बहुत प्यार से समझाया हमें। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बाद में जैसा श्री कैलाश बिहारी सर ने जो मार्गदर्शन किया कि फ़ोन से भी मैं बात कर सकता था, वैसा ही कुछ अंकल जी ने भी, जो कि मेरे मित्र के पिताजी थे, उन्होंने भी मेरे साथ लगभग यही कि फ़ोन से मैं बातचीत कर लेता था, कहीं दिक्कत होती थी तो उनसे भी एक मार्गदर्शन ले लिया करता था। तो संस्कृत विषय में मैंने जो भी था वो अपने सर, जो कि पाणिनि इंस्टीट्यूट से थे, और जो कि मेरे मित्र के पिताजी, जो कि अंकल जी थे, उनसे, तो मैंने दोनों लोगों की मदद से संस्कृत विषय को तैयार किया और बहुत अच्छे से तैयार किया। और जिसका जो एक परिणाम है, कितना सुखद सकारात्मक है, वो आप सब लोगों के समक्ष है। तो मैं यूँ कहूँ कि संस्कृत विषय के लिए जो कि मेरी यात्रा थी, मैंने लगभग डिस्कस कर दिया। और संस्कृत व्याकरण के लिए, जो कि लिटरेचर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतना सिलेबस है। और व्याकरण के लिए एक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, एक उनकी बुक आती है व्याकरण के लिए, उसको मैंने खरीद लिया था। कहीं कहीं दिक्कत गई तो वहाँ किया। वैसे हालांकि जो व्याकरण संबंधी जो भी परेशानियाँ थीं वो हमें श्री कैलाश बिहारी सर के द्वारा उनका एक निराकरण कर दिया जाता था। अब मैं बात करूँगा ऐसे, यानी कि निबंध के लिए और हिंदी के लिए। तो मैं सबसे पहले हिंदी के लिए एक बात बोलूँगा कि मेरे मित्र श्री पंकज पांडे, जो कि देवरिया से थे, उनके पास मैंने हिंदी कुछ अच्छे नोट्स देखे, तो मैंने उनसे बात किया, तो उनसे फ़ोटोकॉपी मैंने करा लिया था। तो और इसके अलावा एक आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें 20 से 25 साल पुराने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उनमें हिंदी के जो भी प्रश्न होते हैं, उनका एक विधिवत, एक व्यवस्थित उनका एक आंसर उसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो वो बुक काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो हिंदी मैंने वहाँ से तैयार की। और ऐसे के लिए मैं कहूँगा कि जैसा जो मैं करंट में पढ़ता था, जो ओनली आईएएस जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं उससे जो पढ़ता था, तो मुझे किसी विषय पर, जैसे कोई सामाजिक विषय है या फिर कोई जैसे साहित्यिक विषय है, कुछ उस पर कुछ अच्छे, जो कुछ हमें कोट्स लगे, कुछ अच्छा मिला, तो उसकी मैं एक डायरी अलग से बनाया था, जो कि विशेषकर ऐसे निबंध के लिए ही मेरे लिए कारगर थी। और उसके बाद यूँ कहें कि संस्कृत विषय को लेके मैंने इस बार वर्ष 2018 वाले एग्ज़ाम में मैंने प्रैक्टिकल किया ऐसे में, जो कि ऐसे है कि
उसमें से कुछ मैंने कोट्स निकाले संस्कृत से, जैसे कि जो कोट्स बहुत अच्छे थे, प्रेरणादायी थे और काफ़ी शिक्षाप्रद थे। जैसे कि जब बात कर्म की हो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल जो है ईश्वर आपके जो भी कर्म है उसके अनुसार देगा आपको। जब बात एक सत्य की हो तो सत्यमेव जयते, जब बात पर्यावरण की हो तो जीवो जीवम जीवते। इसका अर्थ है कि एक जीव से दूसरे जीव का जीवन है, अर्थात यदि पर्यावरण में यदि हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, पेड़ों को बचा के नहीं रखेंगे तो हमारा भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। निस्संदेह पेड़ों से ही हमारा जीवन है। जब बात आपके मातृभूमि की हो तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कोट्स निकाले, करीबन मुझे लगता है 15 से 20 कोट्स, जो यथास्थिति और यथोचित जिनका हम जिनको रख सकते थे अपने आंसर्स में और उनको डिफाइन भी कर सकते थे। मैंने कोट्स जो है ऐसे में डाले, जैसे कि बात अगर सामाजिक उत्थान में नारी उत्थान की हो तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ जो कोट्स मुझे संस्कृत के अच्छे लगे मैंने उनको यथास्थिति और यथोचित उन्हें रखा और उनको एक डिफाइन भी किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे में शायद ये चीज़ें काफ़ी कारगर हुई हैं। तो ऐसे की रणनीति मैंने आपसे शेयर की है। और GS4 जो कि सामान्य GS1, GS2, GS3, GS4 पे मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने संस्कृत का कुछ प्रयोग GS4 में भी किया है। GS4 पेपर वो होता है जैसे हम एथिक्स बोलते हैं, तो एथिक्स में जनरली देखा जाता है कि जो नीति शास्त्र है, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा है ना, या जो भी केस स्टडी आते हैं, तो मैंने उन सब में क्या देखा कि जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी मायने रखती है अपेक्षा जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, मैंने वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो मैंने हिंदी की खरीदी थी चूँकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ। तो मैंने उस बुक को भी पढ़ा, उससे जो भी डेफिनेशन थे उनको देखा समझा, लेकिन मैंने जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी, जो प्रैक्टिकलिटी थी, मैंने वो आंसर्स में रखी है अपने। तो मैं यूँ कहूँ कि मैंने कुछ संस्कृत के कोट्स, और मैंने एक छोटा सा काम और किया था कि जैसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बाबा साहेब अम्बेडकर, और जैसे जो और भी महापुरुष हुए हैं, मैंने उनके लगभग 4 से 5 कोट्स प्रत्येक महापुरुष के मैंने एक सेलेक्ट किए। मुझे लगता है मैंने 25 से 30 कोट्स अच्छे से, जिनका एक सामाजिक दायरा हो, एक जिनका शैक्षणिक दायरा हो, या फिर जिनका एक साहित्यिक दायरा हो, इस टाइप से मैंने उन्हें अलग अलग एक नोट डाउन किया अपनी डायरी में और उनको मैंने कंठस्थ कर लिया था। और यथोचित जहाँ मुझे लगता था मैं उनका जिक्र कर देता था GS4 में। तो GS4 में मैंने 2 एक्सपेरिमेंट खुद से किए थे कि एक तो जो है महापुरुषों के कोट्स रखना, जो उनके ध्येय वाक्य हैं उनको यथोचित जगह देना, और संस्कृत के भी यथास्थिति जिसको जो उचित लगता था मैं उसको रख देता था। तो कहने का मतलब हमारा ये रहा कि मैंने ज्ञान को केवल पुस्तकों भर से नहीं लिया है, जहाँ मुझे जो उचित लगा मैंने अपने स्तर से उस ज्ञान को मैंने अपनी कॉपी में डालने का, अपनी कॉपी में रखने का एक प्रयास किया है। और एक कोशिश ये की है कि जो एक शब्द सीमा हो उसका भी दायरा ज़्यादा आगे मत जाए। मैं एक चीज़ और GS1, 2, 3 के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने इस बार कुछ जैसे जो भी उत्तर थे तो उनमें एक नवाचार, एक क्रियात्मक या जिसे कहें नवोन्मेषी कुछ मैंने बात की है। जैसे कि मैं डायग्राम थोड़ा बनाने में ज़्यादा मैंने इस बार जोर दिया है। डायग्राम से क्या होता है जनरली, जैसे सपोज़ करें किसी भी विषय के कोई 4 भाग हैं, तो मैंने फट से एक कॉलम बनाया बड़ा सा और उसके 4 जो एरो दिखा के ऐसे ऐसे उन्हें जो है यथोचित रख दिया। इससे जनरली क्या होता कि जैसे जो भी चेक करने वाले हैं या जो भी टीचर चेक कर रहे हैं, तो उनको एक मोटा मोटा एक आइडिया ये मिलता है कि हाँ, जो भी ये परीक्षार्थी जो कहना चाह रहा है वो एकदम क्लियर कट है। उसके बाद मैंने उसके आगे जो भी डेफिनेशन थी, जो उसको डिफाइन करना था, मैंने उसके बाद वो किया। तो मैंने एक डायग्राम डालने की एक नई चीज़ थी वो मैंने खुद से की है। और मैं कई टॉपर्स को भी सुनता भी रहता था कि डायग्राम थोड़ा सा डालना उचित होगा, और डायग्राम मैंने बनाए हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने GS1, 2, 3, 4 चारों के लिए मैंने एक चीज़ और की है कि लगभग ये मान के चलें आपकी 1 से 1,500 क्वेश्चन, लगभग मुझे लगता है 1,000-1,200 क्वेश्चन जो कि थे, मैंने उन्हें लगभग लिखने का प्रयास किया। यदि मैं जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें डाउट ज़्यादा है तो मैं उसे पूरा लिखता था, लगा कि क्वेश्चन आसान है तो उसका केवल मेन पार्ट लिख लिया। लेकिन मैंने लगभग कोशिश की है कि 800, 1,000-1,200 क्वेश्चन लगभग ऐसे जो भी हों, 800 भी हो सकते, 1,000 भी हो सकते, 1,200 भी हो सकते, तो उन क्वेश्चंस को मैंने लिखने का प्रयास किया।
तो उन लिखने से क्या हुआ कि एक जो शब्दों को एक व्यवस्थित रखने का एक आर्ट है, एक उनकी कला है, एक तो वो डेवलप हुई। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो लिखते समय हम लोग जनरली अटकते हैं या हमारा जो कलम हमारी जो कलम रुकती है वो कलम ना रुके, मतलब शब्द एक प्रवाह जो है ना वो निरंतर रहे। तो मैंने इसके लिए जो है लेखन अपना जो है जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे या सॉल्व्ड क्वेश्चन थे, मैंने उन सबको समाहित किया। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए और उन क्वेश्चन से मुझे काफ़ी हद तक लाभ हुआ। तो जो मेरा लिखना था, और फिर ये एक परीक्षा के लिए स्पेशली लिखना था। पहले जो लिखते थे वो हम जनरली एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिखते थे, लेकिन परीक्षा के 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले से केवल प्रश्न लिखते थे जो कि मॉडल हुआ करते थे, अनसॉल्व्ड थे, जो भी थे उनको लिखने से एक फिर वो अपने ग्रुप में हम अपने साथियों के द्वारा जो है एक बार देख लिया करते थे और खुद से एक बार उनका आंसर जो है निकाल के देखते थे। तो जहाँ जहाँ लगता था वहाँ खुद से संशोधन कर लिया करते थे। और मुझे लगता है कि आप जो चीज़ जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। बशर्ते बात इतनी है कि आप अपने लिखे हुए को एक निष्पक्ष रूप से देखिए। आप ये मत देखिए कि ये मैंने लिखा है, आप निष्पक्ष रूप से देखिए तो निश्चित रूप से कहाँ कहाँ कमियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, वो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो एक भविष्य है, आप उसके निर्माणकर्ता स्वयं हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। और उसी क्रम में आप जो भी कमियां हैं एग्ज़ाम को दीजिए। यदि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप निश्चित रूप से आप देखिए, क्योंकि आप सबसे बेहतर अपने आप को जानते हैं, आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं जानता है। तो अपने आप को गुमराह मत कीजिए, जहाँ जो कमियां हैं उन्हें एक निष्पक्ष रूप से रखिए और उसी स्तर से उनका समाधान कीजिए। निश्चित रूप से आप प्रथम प्रयास, नहीं तो द्वितीय प्रयास, नहीं तो तृतीय प्रयास, आप जितना जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी आप अपनी कमियों को सुधार कर लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने जो एक जीएस की स्ट्रेटजी थी और एक जो आपके संस्कृत विषय जो कि मैंने लिया था उसकी स्ट्रेटजी थी, जो ऐसे की स्ट्रेटजी थी या जो निबंध की स्ट्रेटजी थी या जो हिंदी की स्ट्रेटजी थी, वो मैंने आपसे लगभग डिस्कस कर ली है। और जैसा कि मैं लगभग अक्सर कहता रहता हूँ कि आप अपने जो भी पढ़ाई है उससे जो भी उससे अलग कुछ चीज़ें हैं, मैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम आप मेहनत का दामन मत छोड़िए, मेहनत जरूर कीजिए। यकीन मानिए कि जो आपकी मेहनत है वो किसी न किसी बदले हुए रूप में आपके सामने एक फल के रूप में ज़रूर आपको मिलेगी। भले जल्दी मत मिले, थोड़ा देर से मिले, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। तो आप मेहनत का दामन मत छोड़िए, आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, आप अपने अंदर एक जुनून रखिए, एक सकारात्मक सोच रखिए और अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर रखिए जो कि आपको आगे ले जाने में कारगर होगी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, चूँकि मेरे पिताजी किसान रहे, मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी जब मैंने देखा बचपन में खेतों में काम करते थे, मैं भी उनके साथ काम करता था। तो बड़े जैसे जो अकेले काम करते हैं खेतों में, और जहाँ मतलब बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए, वो अकेले काम करते थे। पिताजी सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे पहुंच जाते थे खेतों में और रात तक काम करते थे, खाना भी वहीं लेके जाते थे। तो मैंने देखा कि पिताजी से देखते थे वो अकेले अकेले काम करते थे, दिन भर अकेले काम करते रहते थे। तो वो कहते थे कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। मतलब लक्ष्य कितना भी बड़ा हो आपका, लेकिन आप हिम्मत मत हारो और बिसारिए ना राम, मतलब ईश्वर को मत भूलो। ईश्वर से उनका तात्पर्य था कि जो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच है, जो आपको आपके गंतव्य, आपके लक्ष्य तक ले जाती है, आप उसको मत भूलो, उसको आप सकारात्मक सोच को अपने अंदर जिंदा रखो और मेहनत का दामन आप पकड़े रहो। निश्चित रूप से आपका लक्ष्य छोटा हो, आपका लक्ष्य बड़ा हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा समय भले लग सकता है, लेकिन सफलता आपके कदम 100% चूमेगी। और इसी वाणी के साथ, इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।